मैंने मेहनत की थी बहुत ज्यादा, है ना, और नंबर अच्छे ना आए, कोई टॉपर कहते जैसे मैं तो 16 घंटे पढ़ता था जी, इसलिए जो है नंबर अच्छे आ गए, फेल हो जाओ तो कह दो अरे कोचिंग वालों ने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, इसमें आप फिर एफर्ट ज्यादा नहीं करेंगे। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस एंड एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। अगेन सक्सेस किसी और को दे रहे हैं, श्रेय जो है सक्सेस का, और फेलियर का एट्रीब्यूशन आप खुद रख ले रहे हैं। इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ये बात एकदम सही है कि जहां पे आप असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण रखते हैं कि भाई मेरे एफर्ट, मेरी प्रैक्टिस इंटरनल है, जो भी रीजन होगा, या तो मैं जीतूंगा अपनी मेहनत से, हारूंगा अपनी मेहनत से, है ना, तो ये क्या है, इंटरनल एट्रीब्यूशन हो गया आपका। वो धड़कन मूवी का वो याद कीजिए आप, सुनील शेट्टी, ठीक। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, एक्सटर्नली रख के फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप ये सोच लेंगे किसी और की वजह से मैं फेल होऊंगा या सक्सेसफुल होऊंगा, तो वहां पे आप उतना एफर्ट नहीं लगाएंगे जितना आप ये मान के चलेंगे जबकि असफलता और सफलता दोनों ही मेरी मेहनत से, इंटरनली इंटरनल फैक्टर्स पे है। तो यहां पे इंटरनल फैक्टर को ही चूज करना बेटर है, ये एक्सटर्नल को चूज नहीं करना है, ना बच्चे को करने देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी तर्क करना, तर्क क्या, रीजन करना, थिंकिंग सोचना या चिंतन करना, और समस्या का समाधान निकालना, ये किस प्रकार के विकास का पार्ट है, किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं। तो पीसीएसई ये 4 प्रकार हैं, जिसको 3 ही कहते हैं हम क्योंकि एसई एक ही में आ जाते हैं, सोशियो इमोशनल। तो 3 मुख्य प्रकार हैं विकास के या डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक विकास, फिजिकल तो आप समझते हैं शारीरिक विकास, शरीर का विकास, जिसमें ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर आ जाता है, स्थूल गतिक कौशल, बड़ी मांसपेशियां, जैसे आप भाला फेंक रहे हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल, लिख रहे हैं तो फाइन मोटर स्किल, ठीक। कॉग्निटिव क्या है, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इमेजिनेशन, जो भी काम आप दिमाग से करते हैं वो सब, इवन लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सोशियो इमोशनल तो समाज में आप कैसे जुड़ रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वहां आ जाएगा। तो अगर हम देखते हैं मोटर डेवलपमेंट फिजिकल का पार्ट है, ठीक। मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत नैतिकता जिसकी बात कोहलबर्ग कर रहे हैं, ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, ये तो हो गया जिसमें मॉरल भी आता है। तो यहां पे आंसर होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोचना, समझना, तर्क करना, जो भी काम दिमाग से हो रहा है वो संज्ञानात्मक विकास के तहत आएगा, ठीक। इवन एक कई बार पूछ लेता है, एक बार पूछ लिया था कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किस विकास के टाइप के अंदर आएगा। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कॉन्सेप्ट्स का बनना, संप्रत्यों का बनना। तो संप्रत्यों का बनना यानी कॉन्सेप्ट्स का निर्माण आपके दिमाग में ही होता है, हाथों में थोड़ी होता है। अब मैं पूछूं प्याजे की कितनी स्टेजेस थी, ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फिटेड है, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आप इसको कॉग्निटिव कह लीजिए, मेंटल कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल कह लीजिए, प्याजे ने भी इसी की स्टेजेस दी हैं, वाइगॉत्स्की भी दिमाग के विकास की ही बात कर रहे हैं, समझ के विकास की ही, ज्ञान कैसे निर्मित होता है, ये सब इसी से संबंधित है, इसको इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है, फटाक से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लेव वाइगॉत्स्की प्रपोजेस दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। यानी वाइगॉत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद जनवरी का क्वेश्चन है इस साल, जो पिछले साल में 2024 में, अब तो जा ही रहा है ना 2024 साल, तो यही है अभी भी, खैर, है ना। तो अगर हम बात करें, फटाफट से बताओ, लेव वाइगॉत्स्की प्रपोजेस दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन, खुद के नियमन में, स्व नियमन में, बच्चा के सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ को रेगुलेट करने में, सेल्फ डायरेक्शन, खुद को दिशा देने में कौन सा एक ऑप्शन है जो इंक्लूडेड होगा। डिसइक्विलिब्रियम की वो बात करते नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है डिसबैलेंस, जो पियाजे की थ्योरी में बात हुई है, वाइगॉत्स्की में नहीं हुई है सच। फिर आते हैं हम इनर स्पीच, यानी आंतरिक वाक, या इधर लिख दिया इन्होंने निज वाक। वैसे निज वाक को प्राइवेट स्पीच कहते हैं जनरली, बट इस बार इंग्लिश में जो है इन्होंने प्राइवेट ना लिख के इनर स्पीच लिख दिया है। इनर स्पीच मतलब जो मन में हो रही है, तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है, अगर प्राइवेट होता तब भी सही है, इनर भी सही है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन तो हो ही रहा है जब आप मन में भी खुद को दिशा दे सकते हैं, और प्राइवेट स्पीच है जब आप खुद से बोल बोल के बात कर रहे हैं, उससे भी आप खुद को दिशा दे सकते हैं। अडेप्टेशन प्याजे की थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन प्याजे की थ्योरी। तो वाइगॉत्स्की का तो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ एक है यहाँ पे, निजी वाक। अगर इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों होता तो इनकी मर्जी थी कि किसको सही जवाब मानते। वैसे प्राइवेट स्पीच जो है इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक। इनर भी गलत नहीं है, इनर भी सही है, दोनों में से एक चूज करना होता तब की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। तो 3 प्रकार बताए हैं स्पीच के वाइगॉत्स्की ने। मैं 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड ही लूंगी आपके, फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाइगॉत्स्की ने स्पीच के 3 प्रकार बताए। एक है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, जो 2 वर्ष के अराउंड बच्चा समाज में मम्मी खाना दे दो, ये वो बातें करना सीख जाता है।
फिर दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसको निज वाक कहते हैं, जब वो खुद से बोल बोल करके एक शर्ट को तय करते हुए, खिलौने से खेलते हुए खुद से बातें कर रहा है, बोल बोल के खुद को दिशा दे रहा है, सेल्फ डायरेक्शन, 3 से 6 वर्ष के बीच में, है ना। फिर आता है आपका थर्ड टाइप, जिसको हम साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, जो इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में इनर स्पीच के नाम से, यानी अब ये स्पीच इंटरनलाइज हो गई है और अब मन मन में भी आप कुछ भी बात खुद से कर सकते हैं 6+ ईयर्स में। जरूरी नहीं कि अब आप बोल बोल कर, जैसे छोटा बच्चा बोल बोल के पढ़ना सीखता है, शुरुआत में आप देखते हैं वो मन में नहीं पढ़ पाता, बाद में जाकर के वो साइलेंट इनर हो जाती है स्पीच। तो ये 3 प्रकार हैं स्पीच के, और लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, यानी भाषा जो है सबसे बड़ा यंत्र है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास में, समझ के विकास में। ठीक, तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं जो वाइगॉत्स्की ने स्पीच के दिए हैं या भाषा के दिए हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कहना चाहता है कवि, मतलब एग्जामिनर, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी अधिगम के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान पे अधिगम डिपेंड करता है। प्रीवियस नॉलेज कह लीजिए, ओल्ड नॉलेज कह लीजिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज कह लीजिए, आज वर्तमान ज्ञान जो है उसी में तो नया जोड़ते हैं हम। ठीक, तो अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर है, ओल्ड नॉलेज से आपको जोड़ करके पढ़ाना है। आप जब लेसन प्लानिंग भी करते हैं तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के 3 क्वेश्चन होते हैं उस लेसन प्लानिंग में, पाठ योजना बनाते समय। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन हमको गलत चाहिए, नॉट। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, जो आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, स्कीम्स बनी हुई है, यानी इंफॉर्मेशन फीडेड है, जो आसान भाषा में कहें तो उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, उसको फिर से पुनः संगठित करते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन हमको चाहिए गलत बात। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, सामाजिक एक्शन या ग्रुप में बच्चा जब सीखता है तो लर्निंग बेहतर होती है, ये बात भी सही है। एक ही ऑप्शन हमें गलत नजर आ रहा है यहाँ, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। इससे मैं कई सारी बातें आपको बताऊंगी और इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी, जो शायद आप लोग कल परसों में कोई क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि लर्निंग प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, दोनों है, क्या है। ठीक, अब यहां पे ये बात गलत हो गई कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, कि अधिगम क्या है, एक प्रोडक्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। प्रोडक्ट जैसे एक ये पेन है, अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग एक प्रोसेस है। आप जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं, जो आपने कल सीखा आज ठीक कर सकते हैं, कुछ नया सीखते रह सकते हैं। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, आपका डेवलपमेंट हो, ये सब प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रियाएं ऑनगोइंग होती हैं, चलती रहती हैं। वो प्रोडक्ट जैसी नहीं दिख सकती कि ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया कोई, या लीनियर नहीं हो सकती। तो लर्निंग हो, सोशलाइजेशन, कोई भी, ये लीनियर नहीं होंगे। लीनियर होता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, आगे पीछे जाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट है ये जो मैं आपको इससे बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार आ जाता है कि लीनियर दिखा देगा। तो लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये बात यहां गलत है बाकी ऑप्शंस की तुलना में। और सही भी है कि लर्निंग को हम प्रोसेस की तरह देखते हैं, जो ऑनगोइंग है, जो चल रही है, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है स्पेन की तरह कि बस लर्निंग हो गई अब फाइनल हो गया। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव एक ये भी है जो लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी मानता है। तो आपको यहां पे 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे हम कॉग्निशन और इमोशन की जब भी बात करते हैं तो हम एक बात करते हैं कि कॉग्निशन, इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी आपका दिमाग और आपके इमोशंस, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरट्वाइंड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, बाय डायरेक्शनल हैं। लेकिन जब भी बात ज़ेज़ोंग की आती है, एक व्यक्ति है ज़ेज़ोंग, हम कहते हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं ज़ेज़ोंग के अनुसार। उसी तरह से प्रोडक्ट और प्रोसेस की जब बात आएगी लर्निंग को लेकर के, तो आप नॉर्मल केस में यही मानेंगे कि लर्निंग क्या है, प्रोसेस है, जो कि सही भी है। लर्निंग को आप प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते हैं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है जहां लर्निंग को प्रोडक्ट की तरह भी देखा जा सकता है, वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद में। अब ये वाद जो हैं ये आप सारे बाद में पढ़ेंगे, सीटेट क्लियर करके फिर आप पेडागोजी स्पेशल बैच में एडमिशन लेंगे करियर लैब पे, है ना। और अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब जहां भी जुड़ेंगे, जो आपकी इच्छा होगी। तो जब आप कल तैयारी करेंगे आगे, तो या केवीएस के बैच में लेंगे, जब भी, मतलब सीटेट के जस्ट बाद जब आप तैयारी करते हैं, तो आप बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ते हैं, सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो वहां पे जब हम देख रहे हैं तो प्रोसेस बाकी सबके हिसाब से, भाई कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ज्ञान की रचना, तो ये प्रक्रिया में ऑनगोइंग है। लेकिन प्रोडक्ट बिहेवियरिज्म मानता है कुछ हद तक, वो कह रहे हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी लगभग स्थायी परिवर्तन है। कि मतलब आज जो आपने, और प्रोडक्ट एक और तरह से देखा जाता है इसको, 1 मिनट और दीजिएगा, कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग देख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, आउटकम क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब जो है यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब प्रोसेस की तरह ही देख रहे हैं लर्निंग को, कि ऑनगोइंग है, चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आप
सबमेटिव असेसमेंट में कई बार चेक करते हैं, वहां हम देख सकते हैं कि ऑफ की तरह हम यूज कर रहे हैं, यानी आउटकम की तरह। तो जब लर्निंग को हम देख रहे हैं, अच्छा इतना आता है, इसको प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, इतने % नंबर आ गए, तो वो प्रोडक्ट की तरह यानी उत्पाद की तरह भी यूज होती है लर्निंग एक्सेप्शनल केस में। यानी एक्सेप्शन है ये कि व्यवहारवाद जैसे देखता है कि वो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों भी हो सकती है लर्निंग, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है दोनों की। नॉर्मल केस में आपको यही मानना है कि जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। जब तक